हे देयर फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स कम फ़िलासफ़ी लवर्स। आज हमारी जैनिज़्म की ये सेकंड क्लास है और ओवरऑल ये मेरी थर्ड क्लास है। हालांकि कल की क्लास में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी फैक्ट्स में, तो वो मैं चाहूँगी कि आप अगर आपने उसे अपने नोट्स में इंक्लूड किया है तो आप उसे ठीक कर लें। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैंने बताया था कि महावीर का जो बर्थ है वो 544 में हुआ है, बट जो महावीर का बर्थ है वो 540 BC में हुआ है और जो हर्यंक डायनेस्टी है वो 544 BC का है ना। हालांकि इसके फाउंडर बिंबिसारी और महावीर जो हैं वो बिंबिसार के कंटेम्प्रेरी रहे हैं, तो मैं उतनी गलत नहीं थी, बट थोड़ा सा फैक्ट्स में मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो आई होप आप उसे अपने नोट्स में ठीक कर लेंगे एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हम थोड़ी कल की ही क्लास से कंटिन्यू करेंगे जहाँ हमने जैनिज़्म को छोड़ा था। एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेंगे जिससे हमें थोड़ा सा क्लास जो है वो कंटिन्यू करने में हेल्प मिलेगी, है ना। तो हमने कल पढ़ा था अनेकांतवाद और स्यादवाद के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था कि दैट देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, है ना। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी। और हमने स्यादवाद में क्या पढ़ा था? दैट वी कैन नो ओनली फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी, है ना। वी कैन नो, है ना। नो मीन्स नॉलेज। देयरफॉर आवर नॉलेज ऑफ रियलिटी इज रिलेटिव, है ना। ये हमारी स्यादवाद की थ्योरी थी, हमारी अनेकांतवाद की थ्योरी थी। जो जैनिज़्म ने जो रियलिटी बताई वो कैसी बताई है? मैनी बताई है ना, कि जो रियलिटी है वो मैनी है ना, बहुत सारी है। क्या क्या है रियलिटी में? दैट देयर आर इन्यूमरेबल मटेरियल एटम्स एंड इन्यूमरेबल सोल्स। और जैसे एक जो हाथी है उसे 6 जो ब्लाइंड पीपल है वो 6 अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, उसी तरह जो एक सोल है और जो एक मटेरियल एटम है ना, ईच, इन सभी के इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके लिए एक टर्म भी था, शायद मैंने वो कल बताया नहीं आपको, अनंत धर्मक वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु, है ना। कि जो भी हर एक जो वस्तु है, जो भी सब्सटेंस है या जो भी द्रव्य है, उसके अनंत धर्म है। धर्म का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। अनंत मीन्स इनफाइनाइट, है ना। जितने भी रियलिटीज़ हैं उन सभी के इनफाइनाइट क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और क्योंकि हम इग्नोरेंट बीइंग हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम उनमें से सिर्फ फ्यू जो एस्पेक्ट्स हैं रियलिटी के, सिर्फ उन्हें देख सकते हैं। इसलिए हमारा जो नॉलेज है रियलिटी के बारे में वो कैसा है? रिलेटिव है ना। ये आई होप आपको कल की क्लास से इतना याद होगा। कल की क्लास में हमने ये सब कवर कर लिया था। आज हम स्यादवाद को थोड़ा पढ़ेंगे और इसे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि स्यादवाद से ही फिर हम सप्तभगिन्य और जजमेंट जो है न्याय 7 फोल्डेड जजमेंट जो है, न्याय थ्योरी जो है जैनिज़्म की, हम उस पर बात कर पाएंगे, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं भाई कि हमारा जो नॉलेज है वो रिलेटिव है ना, रियलिटी के बारे में। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई। अब वो हमें आगे क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हमारा जो नॉलेज है रियलिटी के बारे में, अगर हम कोई भी बात एब्सोल्यूट सेंस में कहते हैं, जैसे कि वो 6 जो ब्लाइंड पीपल हैं वो एब्सोल्यूटली कह रहे थे कि नहीं, जो एलिफेंट है ये तो पिलर जैसा है, एक कह रहा था एलिफेंट जो है फैन जैसा है, तो वो आपस में लड़ने लगे, है ना। तो इस तरह आपस में मतभेद हो रहे हैं ना, डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सिर्फ वो सही है, सिर्फ उनकी बात जो है वो एब्सोल्यूट है और जो सामने वाले जो बात कह रहे हैं वो गलत है। तो जब भी हम एक तरह से एब्सोल्यूटली कुछ बोलेंगे रियलिटी के बारे में, है ना, अगर हम कोई भी एब्सोल्यूट जजमेंट दे देंगे
रियलिटी के बारे में, है ना, तब जबकि हमारा नॉलेज जो है रियलिटी के बारे में वो कैसा है, रिलेटिव है। इवन हमारा जो नॉलेज है रियलिटी के बारे में वो रिलेटिव है, उसके बाद भी हम जो जजमेंट दे रहे हैं रियलिटी के बारे में कि ये चीज़ ऐसी है, अगर अब हम एब्सोल्यूट दे रहे हैं तो ये जो जजमेंट है ये क्या कहलाएगा, बैड है ना, बैड जजमेंट और दुर्नीति, है ना। तो भाई अब हम क्या करें इससे बचने के लिए? ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल चुप्पी साध लें, कुछ कहें ही ना। तो जैनिज्म इसके लिए ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बात कहिए, आप परामर्श दीजिए, है ना, परामर्श या कोई भी जो आप कह रहे हैं वो आप बात कहिए, बट इट शुड बी क्वालिफाइड विथ द वर्ड कॉल्ड सत्य, है ना। सत्य का मतलब जो है बहुत सारी बुक्स में मे बी की तरह से बताया गया है, दैट मे बी, प्रोबेबिलिटी, बट सत्य इज नॉट मे बी, है ना, सत्य इज नॉट प्रोबेबिलिटी। तो फिर सत्य का है क्या है? तो सत्य इज एक्चुअली मीन्स रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, सत्य मीन्स रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना। हम रिलेटिवली स्पीक कर रहे हैं, हम पहले से बता रहे हैं कि भाई जो मेरा नॉलेज है रियलिटी के बारे में वो रिलेटिव है, और जितना भी मुझे पता है उतने रिलेटिव नॉलेज के बारे बेसिस पे मैं जो ये बात है ये कह रही हूँ। और जब हम ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो हमारा नॉलेज है वो रिलेटिव है और जो हम बात कह रहे हैं वो सिर्फ कुछ रिलेटिव पर्टिकुलर कंडीशंस में ही सच कंसाइडर की जा सकती हैं, तो हम ये जो दुर्नीति है इससे अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उसको एरर फ्री कर देंगे, और इसलिए फिर जो हम बात कहेंगे वो प्रमाण बन जाएगी, है ना, या राइट नॉलेज बन जाएगी। आई होप इतनी बात जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। सत्य हमें याद रखना है कि ये शायद नहीं है ना, इट इज़ नॉट मे बी, इट इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी। सत्य का मतलब है रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, दैट आई एम रिलेटिवली स्पीकिंग, कि फिलहाल इस पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। क्योंकि हो सकता है कि जो कुछ अलग स्पेस और टाइम्स हैं, जैसे अगर आप शाम के 7 बजे की बात करें तो हो सकता है मैं यहाँ नहीं हूँ, है ना, मैं कहीं और हूँ। तो रिलेटिवली स्पीकिंग का क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में जितना रिलेटिव नॉलेज मुझे है उसके बेसिस पे मैं ये बात कह रही हूँ, है ना। इतना जो हमने चीज़ अपने ऐड कर दी आगे कोई भी बात में, किसी भी परामर्श में, तो फिर वो क्या बन गई, राइट नॉलेज बन गई, है ना, क्योंकि हमने उसे एरर फ्री कर दिया, हमने उसे एब्सोल्यूटिज्म जो है उससे फ्री कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा नॉलेज रिलेटिव है, हमें एब्सोल्यूट नॉलेज हो ही नहीं सकता, है ना, कब? जब तक हम कैवल्य ज्ञान प्राप्त ना कर लें, इग्नोरेंस से पूरी तरह फ्री ना हो जाएं। वो हम अभी थोड़े जो सप्तभगन है उसको पढ़ने के बाद इस चीज़ पर आएंगे कि हम कैसे जो है अपने आपको इग्नोरेंस से पूरी तरह फ्री कर सकते हैं, और फिर शायद हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, है ना। बट फिलहाल जब तक हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमें कोई भी बात जो है वो एब्सोल्यूटिज्म में नहीं कहनी है, बल्कि हमें किसी भी बात के आगे क्या लगाना है, सत्य लगाना है। इट शुड बी क्वालिफाइड विथ सत्य टू मेक इट प्रमाण और राइट नॉलेज, है ना। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। अब जो है इंडियन फिलॉसफी में जैनिज्म के अंदर स्यादवाद से ही बेसिस पर, इस सत्य थ्योरी के बेसिस पे ही जैनिज्म आपको क्या कह रहा है। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा ना, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। वैसे स्क्रीनशॉट्स लेने वाला चीज़ उतना बेनिफिशियल होता नहीं, क्योंकि अगर आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे, है ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप साथ साथ ही लिखते चलें मेरे साथ, या वीडियो को पॉज करके लिखते चलें, है ना। फिर आपको शायद मेरी वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर मैं तो चाहूँगी आप बार बार देखें, बट अगर आप एक बार अच्छे से लिख लेते हैं तो आप जब बेसिक बुक्स और अगर आप किसी कोचिंग मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो फिर आपका जो प्रॉपर जो आपके नोट्स हैं वो अच्छे से बन जाएंगे, है ना। कि आपने एक बार हैंड रिटन नोट्स रिवाइज़ कर लिए, एक बार आपने प्रिंटेड मटेरियल रिवाइज़ कर लिया कोचिंग का, अगर जो आप UPSC CSE कर रहे हैं तो, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आप फिर ऑब्वियसली बेसिक बुक्स रेफर करेंगे, है ना, डायरेक्टली। खैर अब जो है जैनिज्म ये क्या दे रहा है, स्यादवाद के बेसिस पे या सत्य थ्योरी के बेसिस पे 7 फोल्डेड जजमेंट दे रहा है। और इसी को कहेंगे सप्त
भगिन्य, नया, नया, सप्तभगिन्य। मतलब कुछ नहीं है, 7 जो है वो जजमेंट के तरीके बता रहा है, राइट जजमेंट या वैलिड जजमेंट, है ना, कि ये 7 तरीके से जो है आप वैलिड जजमेंट दे सकते हैं। उसने बताया ना अभी कि अगर आप एब्सोल्यूट बोलेंगे तो आप जो है वो एरर करेंगे, है ना, तो आपको क्या करना है, सत वर्ड यूज़ करना है। तो ऐसे 7 केसेस उसने बताए हैं जैनिज्म ने कि ये 7 केसेस जो हैं इसमें आप लगभग सब एक तरह से इंक्लूड हो जाएगा, इट इज़ ऑल इंक्लूसिव। और इन 7 जजमेंट्स के बेसिस पे आप कोई भी बात कह पाएंगे, है ना। और ये जो है सत जो हमने बताया आपको स्याद बात के अंदर, उसी के बेसिस पे ये सप्तभगिन्य का या 7 फोल्डेड जजमेंट थ्योरी उन्होंने दी है। तो वो कह रहा है पहला है सत अस्ति, है ना, सत अस्ति मतलब अ थिंग इज रियल और अ थिंग एग्जिस्ट। अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं तो क्या है रियल, भाई जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, जैनिज्म तो सब कुछ रियल मान रहा है ना, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अ थिंग इज रियल और थिंग विच एग्जिस्ट, है ना, सत अस्ति, है ना। बहुत इजी है ना। हम अभी मुझे बताना है कि भाई ये जो फ्लावर पॉट है ये यहाँ रखा हुआ है ना, तो मैं क्या बोलूँगी कि भाई सत लगा दिया और मैं कहूँगी कि सत दिस फ्लावर, रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, रिलेटिवली स्पीकिंग दिस फ्लावर पॉट इज़ ऑन टेबल, है ना, ये मैंने बता दिया। हो सकता है 2 दिन बाद ये यहाँ ना रखा हो, ये बाहर रखा हो, तो इस पर्टिकुलर टाइम स्पेस में, इस पर्टिकुलर मोमेंट में, है ना, अभी जब मैं ये बात कर रही हूँ तब ये फ्लावर पॉट यहाँ रखा हुआ है। फिलहाल जो मेरा रिलेटिव नॉलेज है उसके बेसिस पे ये जजमेंट मैं कह रही हूँ, है ना। तो ये चीज़ क्या हो गई, सत अस्ति। जब हम पॉजिटिवली किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं ना कि अ थिंग इज रियल, अ थिंग एग्जिस्ट, है ना, तो ये हो जाएगा सत अस्ति। जो सेकंड उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, दिख रहा है ना, अभी कहाँ तक लिख सकती हूँ मैं, चलो देखते हैं। अभी सेकंड वो कह रहा है सत नस्ति। ऑब्वियसली जब हम कभी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सब पॉजिटिव ही आएगा, है ना। कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट भी हम देंगे कभी ना कभी कि ये चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रही है या ये चीज़ यहाँ नहीं है ना, कि ये फ्लावर पॉट अभी यहाँ नहीं है ना। तो रिलेटिवली स्पीकिंग ये फ्लावर पॉट एग्जिस्ट यहाँ नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कर ही नहीं रहा है, यहाँ नहीं है ना। और दिस थिंग इज अनरियल, है ना। तो ये जब हम चीज़ बोल दे रहे हैं तो ये हम क्या कह रहे हैं, सत नस्ति, है ना, अ थिंग इज अनरियल और अ थिंग नॉट एग्जिस्ट। ये जितने भी जजमेंट हम दे रहे हैं हम इनके आगे क्या लगा दे रहे हैं, सत लगा दे रहे हैं, है ना, या फिर रिलेटिवली स्पीकिंग लगा दे रहे हैं। मुझे भी शायद लिखना चाहिए था, मैंने सोचा कि यहाँ सत लिखा है तो हो जाएगा, है ना। बट आप नोट्स अगर बनाए तो आप इसमें यहाँ पे आगे रिलेटिवली स्पीकिंग लिख लेना, है ना, सभी जजमेंट्स के आगे, नहीं तो हम भी एब्सोल्यूट बोल के दुर्नीति वाला एरर कर देंगे, है ना। चलिए स्पेस तो है, चलो थर्ड देखिए। थर्ड है सत अस्ति नस्ति। अब भाई लोग जो हैं यहाँ पर सर पकड़ लेंगे, बाल वाल खींचने लगेंगे अपने कि भाई ये समझ में आया कि एग्जिस्ट कर रही है, ये समझ में आया कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है। मैम ये क्या चल रहा है, भाई एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, हमने ऐसा कभी सुना नहीं, है ना। तो भाई ये एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें भी तो हो सकती हैं, मैं समझाती हूँ, है ना। हम कह रहे हैं कि भाई पॉट एग्जिस्ट एंड पॉट इज़ नॉट रेड, है ना, पॉट एग्जिस्ट तो सत अस्ति। और हमने कोई नेगेटिव जजमेंट उसके बारे में दिया है दैट पॉट इज़ नॉट रेड, है ना। तो रिलेटिवली स्पीकिंग पॉट एग्जिस्ट एंड रिलेटिवली स्पीकिंग पॉट इज़ नॉट रेड, है ना, या फ्लावर एग्जिस्ट एंड फ्लावर इज नॉट रेड। तो हमने 2 स्टेटमेंट एक साथ एक ही चीज़ के बारे में दिए हैं, दैट टू रिलेटिवली स्पीकिंग, बट उनके अलग अलग क्वालिटीज़ के बारे में कहा है ना, इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि भाई वो एग्जिस्ट कर रही है और एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका क्रिटिसिज्म क्या आता है, इसका क्रिटिसिज्म आता है कि ये जो है, एक सेकेंड, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, बट जैसा कि मैंने आपको समझाया अभी ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, है ना। क्यों नहीं है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि ये एक ही चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये इनफाइनाइट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से किसी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा है ना। तो ये यहाँ का दिख रहा है, हाँ, तो ये जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी
या ऐसे लिखूं कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। नहीं है, है ना, ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। ये क्या कह रहा है, अलग अलग चीज़, एक ही चीज़ के बारे में उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में रिलेटिवली बोल रहा है ना। तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, इनके एग्जाम्पल्स तो मैंने बता ही दिए थे कि पॉट एग्जिस्ट है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल डाल के पॉट एग्जिस्ट है ना। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि पॉट इज नॉट रेड। अब बस इन दोनों को मिला दीजिए तो सेतस्ती नस्ती बन गया हमारा, है ना, कि रिलेटिवली स्पीकिंग पॉट एग्जिस्ट एंड पॉट इज नॉट रेड। ठीक है, आई होप ये आप जो 3 हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम इसे रब करने वाले हैं। 7 है ना, तो अभी तो हमारे 3 ही हुए हैं। ओके, कहाँ से मिटाते हैं, यहाँ से। हाँ, अब जो 4th है सप्तभगिन्य में वो क्या है, स्यत अव्यक्तम। भाई हिंदी तो आती है मैम थोड़ी बहुत मुझे, तभी मैंने इंडियन फिलॉसफी पढ़ने की हिम्मत की है। तो अव्यक्तम का मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये ज़रूर होगा कि मैं उसके बारे में कुछ व्यक्त नहीं कर पा रही, है ना, अव्यक्तम, कि मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं पा रही, है ना, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रही, है ना, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, है ना, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल। तो भाई मैडम ऐसी क्या बात है, या तो चीज़ है या तो चीज़ नहीं है, या तो चलो उसका एक कैरेक्टर है एक नहीं है, ये भी समझ में आ गया, बट इनडिस्क्राइबेबल क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं, है ना, या तो ये चीज़ दिख रही या तो नहीं दिख रही। तो भाई इसका भी आप एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा जो मैं बता रही हूँ आपको। कि आप ऐसे सोचिए कि एक पॉट आपने बनाया मिट्टी का, है ना, मटके जो हमारे यहाँ चलते हैं, है ना, क्ले वाला जो पॉट है वो आप लेके आए, वो उसने बढ़िया अच्छा पहले उसको रेड पेंट किया होगा, है ना, जो गेहूं सा कलर होता है, रेड पेंट किया। फिर उसके बाद उसने अच्छे से उस पर प्रॉपर डिज़ाइंस बनाई, कुछ बहुत ही क्राफ्टी सा उसको बना के दिया आपको, है ना। विद टाइम क्या हुआ कि उसकी जो डिज़ाइन है वो धुंधली पड़ गई, है ना, उसका पेंट भी जो है वो कहीं ब्लर हो गया, उसका जो सबसे लेयर में जो रेड पेंट था वो थोड़ा ऊपर आ गया, तो सब मिक्स होके वो कुछ अजीब सा कलर बन गया, है ना। अब अजीब सा कुछ हो गया तो अब आप उसका कलर कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, कि भाई मुझे नहीं समझ आ रहा है कि इसका कलर क्या है। ये तो बहुत ही लेमैन एग्जाम्पल है ना, एक सेकेंड। बट इसका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल आप अगर शंकराचार्य फिलॉसफी जब पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि वहाँ एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल यूज़ होता है इनडिस्क्राइबल को एक्सप्लेन करने के लिए, आयरॉनिकली, वो है रोप एंड स्नेक का एग्जाम्पल, है ना। रोप और स्नेक का एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आप ऐसे सोचिए कि आप कहीं जा रहे थे जंगल में, तो आपको लगा कि भाई मतलब कुछ है, अचानक से मेरे ऊपर गिरा और बिल्कुल हड़बड़ा गए, और आपको लगा कि अरे ये तो स्नेक है ना, और आप डर गए, इतना डर गए कि आपको लगा कि आपको ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला है ना। इतना आपने उस पर प्रतिक्रिया दे दी अपनी, है ना, इतना आपने उस इवेंट पे एक रिस्पॉन्स दे दिया, और फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो क्या है, ये तो सिर्फ एक रोप है। अब यहाँ पर ये हमारे साथ कई बार हो जाता है ना कि हम कुछ देखते हो हमें लगता है अरे ये तो वो था, और हमने पहले उस पर डर गए, फिर हमें पता चला अरे ये तो डरने की कोई बात नहीं है, ये तो वो चीज़ नहीं है। तो उतने एक मोमेंट में क्या हुआ, जब वो जो रोप है वो स्नेक की तरह प्रोजेक्ट हो रही थी, है ना, वो थी तो नहीं एक्चुअली, तो वो स्नेक की तरह क्या हो रही थी, सिर्फ प्रोजेक्ट हो रही थी, अपीयर हो रही थी, है ना। आपको सिर्फ लग रहा था कि वो रोप नहीं है बल्कि क्या है, स्नेक है ना। तो वो रोप जो है वो स्नेक की तरह क्या हो रही थी, प्रोजेक्ट हो रही थी, और उसने अपना ट्रू नेचर है उसे कंसील कर लिया था, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि भाई ये रोप है ना। तो उसने अपना ट्रू नेचर कंसील कर लिया, और कैसे प्रोजेक्ट हुई, स्नेक की तरह। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में क्या ये जो वो है, रोप है, वो आपको स्नेक जैसी लगी, है ना, तो आपके लिए ये स्नेक ही हो गई, तो आपके लिए रियल है
कि हाँ भाई ये तो स्नेक है, उस पर्टिकुलर मोमेंट में, बाद की बात नहीं कर रहे हैं ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट में हमें क्या लगा कि भाई ये तो स्नेक ही है, ये तो रियल ही है, बट एक्चुअली क्या वो स्नेक थी? नहीं थी। तो वो क्या हो गई? अनरियल हो गई। तो ये बहुत रियल भी है और बहुत अनरियल भी है। इसलिए ये जो सिचुएशन है, ये जो एरर है, ये जो एक तरह से सुपर इम्पोजिशन है किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर, ये क्या है? इनडिस्क्राइबेबल है ना। हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हम उस सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि भाई उस एक पर्टिकुलर मोमेंट में हमें पूरी तरह लगा कि भाई ये स्नेक है, तो हम इतना डर गए, हमने उस पर रिस्पॉन्स भी दे दिया है ना। हम डर गए, किसी को हार्ट अटैक ही आ गया कि अरे भाई स्नेक स्नेक स्नेक, है ना। जबकि वो क्या थी? वो तो रोप थी। तो मेरा रिएक्शन उसके लिए बिल्कुल रियल था, है ना। मैंने जो उसको देखा, मैंने जो उसको समझा, वो रियल था उस वक्त के लिए। बट क्या एक्चुअली वो रियल थी? वो नहीं थी रियल, है ना। तो ये जो सिचुएशन है कैसी हो जाती है? इनडिस्क्राइबेबल, है ना। सिमिलरली हम यहाँ बात करते कि मतलब जैनिज्म क्या कह रहा है कि ऐसी बहुत सारी रियलिटीज़ हैं, है ना, जब हम साइंस से हट के आगे जब हम लाइफ में देखते हैं और जब हम मेटाफिज़िक्स या और जब हम आगे की रियलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जब फिलॉसफी एक्चुअली पिक्चर में आती है, तो वो क्या कहती है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनडिस्क्राइबेबल हैं, जिन्हें आप व्यक्त नहीं कर सकते, जिन्हें आप समझा नहीं सकते, है ना, कि भाई ये रियल है, अनरियल है, कौन सा कलर है, कौन सा कलर नहीं है, आप उसे वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, है ना, किसी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। अब भाई जहाँ लोगों ने ये इनडिस्क्राइबेबल वर्ड देखा ना, ये सब जैनिज्म पे चढ़ गए कि भाई आपने पहले सेथ थ्योरी दी, है ना, आपने कहा ये सेथ है रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, आपने कहा कि भाई ये रिलेटिवली स्पीकिंग हम कर रहे हैं सेथ बोल बोल के, इसका मतलब आप डाउट में हैं, आप श्योर ही नहीं है कि ट्रू नॉलेज क्या है ना, इसका मतलब आप स्केप्टिक हैं। ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, है ना, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिक हैं आप। तो भाई जैनिज्म ने कहा कि भाई मैं स्केप्टिक नहीं हूँ, है ना, जैनिज्म स्केप्टिसिज्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि आपका जो नॉलेज है वो कैसा है, रिलेटिव है। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि मुझे डाउट है कि आपका नॉलेज रिलेटिव है या नहीं है, या नॉलेज जो है वो डाउटफुल है कि पता नहीं यार है कि नहीं है। जो ब्लाइंड पीपल थे वो पूरी तरह श्योर थे कि भाई ये पिलर जैसा है, ये फैन जैसा है ना। और जो बंदा यहाँ खड़ा होकर सब देख रहा था, जिसको पूरी रियलिटी दिख रही थी, उसे भी पता था कि इन सब जो हैं इनके नॉलेज रिलेटिव हैं। मैं तो आपके सामने बस ये पूरी पिक्चर लेके आ रही हूँ, है ना, कि ये जो नॉलेज है आप सभी का ये रिलेटिव है ना। आपको मैं ये चीज़ रियलाइज़ करवा रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं स्केप्टिक हो जाती हूँ, है ना, या मैं मान रही हूँ कि रियलिटी या रियल नॉलेज कुछ है ही नहीं, है ना, है, बट आपको नहीं पता, आपका नॉलेज उसके बारे में रिलेटिव है क्योंकि आप इग्नोरेंट है ना। तो जैनिज्म इज नॉट स्केप्टिक जस्ट बिकॉज इट इज यूजिंग स्यात एंड रिलेटिवली स्पीकिंग वर्ड्स, है ना। एट द सेम टाइम यहाँ पर जैसे ही लोगों ने इनडिस्क्राइबेबल देखा, वो बिल्कुल चढ़ गए कि भाई आप कह रहे हैं ये अवचनीय है ना, इनडिस्क्राइबेबल है, अव्यक्तम है, इसका क्या मतलब है कि आप ज़रूर एग्नोस्टिक करके एक वर्ड होता है, एग्नोइस्ट, आई थिंक मैंने स्पेलिंग सही लिखी है या नहीं लिखी है ना, एग्नोस्टिक। मैं इसकी स्पेलिंग चेक करके बता दूंगी, आप भी देख लेना, अगर सही नहीं लिखी हो तो आप सही लिख लेना, है ना। इसका क्या मतलब होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि रियलिटी के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, है ना, रियलिटी इज इनडिस्क्राइबेबल, इट इज़ अननोन और अननोएबल, ऑन और एंड, है ना, कुछ भी हो सकता है, और, है ना, या तो अननोन ही है कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है, जैसा ये कह रहे कि भाई इनडिस्क्राइबेबल है, हमें पता ही नहीं, और अननोएबल कि हम उसके बारे में पता भी नहीं कर सकते, है ना, इट इज़ बियॉन्ड आर रीच, है ना, इट इज़ अननोएबल, हम चाह के भी इसके बारे में पता नहीं कर सकते, या फिर हमें पता नहीं है। जो भी रियलिटी के बारे में, ईश्वर के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इस तरह का व्यू पॉइंट रखते हैं दैट इट इज़ अननोन और अननोएबल, है ना, इट इज़ इनडिस्क्राइबेबल, तो उनको लगता है कि भाई एग्नोस्टिक है ना, कि इनको भाई पता ही नहीं है रियलिटी के बारे में कुछ। तो इन्होंने जैनिज्म को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया, है ना। अब जैनिज्म कह रहा है नहीं भाई ऐसा नहीं है, बल्कि आप बहुत लिमिटेड थिंकिंग रख रहे हैं, जो आपने मुझे एक शब्द में बांध दिया है। इट इज़ नॉट कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है या मैं उसके बारे में नॉलेज नहीं रख सकता, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप चाह कर भी उसे वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। देयर आर सम एक्सपीरियंसेस इन दिस रियल वर्ल्ड जिनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना, ये भी रियल है, ये भी फैक्ट है ना, ये भी रियलिटी का एक पार्ट है कि आप उस रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये जैनिज्म ने कहा है।
चौथा हो गया हमारा, है ना ये। अब हम लास्ट 3 जो हैं वो और डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैनिज़्म के जो क्रिटिसिजम्स हैं वो भी हम साथ साथ कवर करते चल रहे हैं, है ना। हालांकि मैं लास्ट में आपको एक बार जब सप्तभगेन हम ख़त्म कर लेंगे तो मैं आपको इसके क्रिटिसिजम्स बताऊंगी और वो क्रिटिसिजम्स कहाँ तक सही हैं ये भी एक बार रिपीट कर दूंगी, है ना। और ऑब्वियसली कौन से क्रिटिसिजम्स जो हैं वो गलत है वो भी हम एक बार रिपीट कर लेंगे, है ना। 4th हम कर चुके थे। 5th जो है, 5th 6th और 7th जो हैं वो एक तरह से कॉम्बिनेशन है अबव 4 का, है ना। तो स्यथ ये तो आनी है ना। जो हमने पहला पढ़ा था अस्ति, है ना, एंड स्यथ अव्यक्तम। अव्यक्तम के एग्जाम्पल में आई होप आपने वो कलर का एग्जाम्पल लिख लिया हो कि कलर इज इनडिस्क्राइबेबल ऑफ पॉट, है ना, आफ्टर अ वाइल और आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, है ना। तो स्यथ अस्ति एंड स्यथ अव्यक्तम क्या हो गया कि भाई ये चीज़ पॉट जो है एग्जिस्ट तो कर रहा है, उसका जो कलर है वो अव्यक्तम है। इतनी सी बात है कि भाई पॉट जो है रिलेटिवली स्पीकिंग, है ना, पॉट जो है पॉट एग्जिस्ट एंड पॉट्स कलर इज इनडिस्क्राइबेबल, है ना। सिमिलरली जो 6th है वो क्या कह रहा है, स्यथ नस्ति एंड स्यथ अव्यक्तम, है ना। तो रिलेटिवली स्पीकिंग पॉट नॉट एग्जिस्ट एंड पॉट कलर इज इनडिस्क्राइबेबल, है ना। अब जो 7th है वो क्या कहेगा, स्यथ अस्ति नस्ति एंड नस्ति एंड स्यथ अव्यक्तम। तो हम इसमें कोई भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट और डाल देंगे, है ना, कि पॉट एग्जिस्ट, पॉट इज नॉट वाइट और रेड, है ना, जो भी लिखना हो, एंड इट्स कलर इज सेम एज अबव, है ना, इनडिस्क्राइबेबल। ठीक है, ये हमारे जो है ये सप्तभगिन्य या 7 फोल्डेड जो जजमेंट है वो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्विकली हम इसके जो क्रिटिसिजम्स हैं वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना। मैं चाहूँगी कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, या फिर नोट कर ले। यहाँ साइड का स्पेस दिख रहा है ना, तो मैं यहीं आपको शॉर्ट में इसके जो क्रिटिसिजम्स हैं वो बता देती हूँ। पहला क्रिटिसिज्म तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्यथ अस्ति नस्ति में जो वो बोल रहा था, है ना, दैट इट इज़ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये किसके बारे में कह रहा है, अस्ति नस्ति के बारे में। तो हमने इसको कर लिया कि भाई सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ये नहीं है, तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये गलत हो गया, है ना। सेकंड क्रिटिसिज्म ये क्या कह रहे थे भाई, इनडिस्क्राइबेबल के बारे में, कि आप जो हैं ये स्केप्टिक हैं, है ना, एग्नोस्टिक हैं, है ना। और तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं रियल लाइफ में कभी कभी जब हम रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि रियलिटी है नहीं या हमें पता नहीं, हमें पता है, बस हम उसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें रियलिटी पता है, इट इज़ नोन एंड इट इज़ नोएबल बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड टू अदर्स, है ना। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक एलिमेंट भी अगर आप सोचने बैठे तो, है ना, कि एक मिस्टिसिज्म में एक लाइन आती है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये मिस्टिसिज्म में आपको पढ़ने बहुत मिलेगा जब आप फिलोसफी ऑफ रिलीजन पढ़ेंगे। मैंने वाई मसीह की एक बुक पढ़ी थी आई थिंक, उसमें भी एक इस तरह का एग्जाम्पल था कि वो बता रहे हैं कि एक सॉल्ट की एक डॉल है ना, और वो बिल्कुल समुद्र की में जाने को तैयार है ये पता करने कि समुद्र की डेप्थ में, गहराई में, ओशन की डेप्थ में क्या है ना। और फिर वो आके बताएगी दुनिया को कि भाई डेप्थ में ये है ना। और जिस मोमेंट वो समुद्र में जाती है, ओशन में जाती है, और जैसे जैसे वो डेप्थ में पहुंचती है वो क्या रियलाइज़ कर ले कि वो डीप डेप्थ में तो पहुंच गई, उसे रियलिटी पता चल गई, बट अब वो खुद ओशन बन चुकी है, वो खुद समुद्र का पार्ट बन चुकी है ना।
तो वो वहाँ से कोई वापस नहीं आ पा रहा आपको रियलिटी बताने के लिए कि भाई डेप्थ में ये है। सेम गोज़ विथ मिस्टिसिज्म कि हर इंसान ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, एक सुप्रीम रियलिटी के बारे में बात कर रहा है, पर जो इंसान उस रियलिटी को अचीव कर ले रहा है ना, वहाँ से वो वापस नहीं आ पा रहा क्योंकि वो उसी में मर्ज हो जा रहा है ना। इट इज़ मोर लाइक मर्जिंग इन टू दैट रियलिटी, और फिर वहाँ से कोई भी वापस हमें आकर नहीं बता पा रहा है कि जो रियलिटी है वो क्या है ना। लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल, है ना। जितना मैं उसे देखती जा रही हूँ वो उतनी लाल दिखाई देती जा रही है, मैं उसकी गहराई में पहुँचती जा रही हूँ। लाली देखन मैं चली, मैं तो सिर्फ देखने गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब लाल हो गई, मैं कब उसका पार्ट बन गई, मैं कब उसमें मर्ज हो गई, है ना। तो वो इनडिस्क्राइबेबल एक्सपीरियंस है ना, वो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वहाँ से कोई वापस नहीं आ पा रहा हमें बताने के लिए कि है ना ये चीज़ ऐसी है। खैर ये तो मैंने थोड़ा सा कुछ अलग ही जोड़ दिया मिस्टिसिज्म से उतना रिलेटेड नहीं है वो, तो बस मुझे याद आ गया। तो खैर जो हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन डिस्कस करेंगे, गॉड, ईवल, प्रॉब्लम ऑफ ईवल्स, है ना, प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो दिए गए हैं, वो उस टाइम हम मिस्टिसिज्म भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। खैर ये 2 क्रिटिसिज्म हो गए। तीसरा क्रिटिसिज्म क्या कह रहा है कि भाई आपने ये जो 4 है ना शुरुआत के, फर्स्ट 4 जो हैं वो ही सिर्फ ठीक हैं, मतलब वो चलो ठीक है, जो लास्ट के 3 हैं वो तो सिंपल आपने इनका वो क्या बोलते हैं मिक्स करके आपने प्रोड्यूस कर दिए, इनका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, जो लास्ट 3 है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा वो क्रिटिसिज्म में कह रहे। जो फर्स्ट 4 हैं ये बाकी फिलोसफीज़ में कहीं ना कहीं हमें देखने मिल रहे हैं, हमें समझ में आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट 4 तो कंसिडर कर लेंगे, बट आपने 3 जो है एक्स्ट्रा जोड़ें किसी काम के नहीं, है ना। तो भाई वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं एक ऑल इंक्लूसिव आपको एक जो 7 फोल्डेड जजमेंट है वो देना चाह रहे हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो इन 4 के बेसिस पे, है ना, कि आप कैसे इन्हें जोड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप ऐसे स्टेटमेंट पाएंगे तो आपको खुद भी इनको मर्ज तो करना ही पड़ेगा ना, है ना। रियलिटी ये भी तो हो सकती है, रियलिटी ये भी तो हो सकती है। तो ठीक है, जैनिज्म का ये स्टैंड पॉइंट रहा है कि भाई हमारे तो जजमेंट के जो तरीके हैं वो 7 फोल्डेड है ना। 4th एक हो सकता है, वो कह रहा है कि भाई आप जो है बात तो सब सही कर रहे हो, समझ में भी सब आ रहा है, पर ना मुझे एक कसावट नहीं दिख रही है, मुझे इनमें एक कोहेरेंस नहीं दिख रही है ना, ये मुझे एक सिंक में नहीं दिख रहे हैं, है ना। ये सब बस अलग अलग आपने दे दिए हैं, ये सब मुझे एक सिंक में नहीं समझ में आ रहे हैं, है ना। एक उनमें एक ऑल इंक्लूसिवनेस नहीं है, ऑल इंक्लूसिव तो खैर गलत वर्ड है, इनकोहेरेंट है, आप ऐसे समझ लीजिए, हाँ, इतना सिस्टमैटिक नहीं है ना, इनकोहेरेंट है, सिस्टमैटिक नहीं है ना। मतलब इनका उससे उतना रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, एक दूसरे से इतने रिलेटेड दिख नहीं रहे हैं, है ना। सेपरेट तो ठीक है, इतना एक दूसरे से इनका जो रिलेशन है वो समझ में नहीं आ रहा है। अब ठीक है, ये उन्होंने दिया है, यही एक तरह से क्रिटिसिज्म है जो लास्ट में जैनिज्म के अगेंस्ट एक तरह से क्रिटिसिज्म जो इमर्ज होके आता है जैनिज्म की फ़िलॉसफी से, वो यही है कि आपने इतनी सारी रियलिटीज़ बना दी है ना, इनफाइनाइट रियलिटीज़ हैं, बट आप इनको मर्ज करके कहीं एक रियलिटी नहीं दे पा रहे हमें, है ना, कि एक ही होगी ना सुप्रीम रियलिटी, तो वो क्या है। तो आपकी बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है आपकी जो फ़िलॉसफी है ना। जैनिज्म का क्रिटिसिज्म सिर्फ एक ही है, ये कि इट इज़ इनकन्सिस्टेंट बिट, क्योंकि ये बहुत सारी रियलिटीज़ की बात कर रहा है, बट ये मर्ज होकर आपको एक सब्सटेंटिव रियलिटी हमें नहीं दे पा रहे। सेम गोज़ विद दिस कि आपने 7 दे दिए, बट इनमें ये आपस में रिलेटेड नहीं है, तो हमें एक कुछ चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है ना, एक सिस्टम समझ में नहीं आ पा रहा है। खैर ये हमने सप्तभगिन्य कंप्लीट कर लिया है, साधवाद अनेकांतवाद एक तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ सकते हैं हम। इसके बाद हम थोड़ा सा नॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम सीधे द्रव्य या सब्सटेंस जो है उसके जो उसने पूरा स्ट्रक्चर दिया है जैनिज्म ने, हम वो डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। जैनिज्म ने ना सबसे पहले प्रमाण किसे कंसिडर किया, क्योंकि अब हम थ्योरी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, तो हम प्रमाण की भी बात कर लेते हैं एक बार। जैनिज्म ने किन जो स्टैंडर्ड 6 प्रमाण से उनमें से कितनों को माना है, 3 को माना है। कौन कौन से, परसेप्शन,
है ना, इन्फरेंस और टेस्टिमनी। परसेप्शन मतलब प्रत्यक्ष अनुमान, एंड दिस इज शब्द, है ना। अब जैनिज्म में शब्द या टेस्टिमनी कौन है, क्योंकि भाई हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के अंदर है, तो ये वेदास को तो मान नहीं रहे, तो ये किसको मान रहे हैं, ये आगम को मान रहे हैं ना। आगम जो जैनिज्म की टेक्स्ट बुक्स हैं, जो एक तरह से जनवाणी जैसे ये कहते हैं ना आगम, तो उसे ये टेस्टिमनी या शब्द के अंदर मान रहे हैं, इनके वर्ड्स को ये ट्रू मान रहे हैं, है ना, और इन्फरेंस को ये ट्रू मान रहे हैं, परसेप्शन को ट्रू मान रहे हैं। अब जो नॉलेज है जैनिज्म के अकॉर्डिंग, ये दो टाइप का है, अपरोक्ष और परोक्ष, है ना। अपरोक्ष का मतलब है, परोक्ष अ लग गया है ना, मतलब इट इज इमीडिएट, एंड परोक्ष नॉलेज इज डिपेंडेंट और मीडिएट, है ना। मीडिएट जो है वो किस पर है डिपेंड, तो भाई ये व्याप्ति पे डिपेंड है, इन्फरेंस पे डिपेंड है ना। तो हमें ये जो नॉलेज है मीडिएट नॉलेज या परोक्ष नॉलेज, वो किससे मिल रहा है, इन्फरेंस के थ्रू मिल रहा है ना। ये हमें बात यहाँ तक आए, होप आप सभी को समझ आ गई होगी, है ना। जो इमीडिएट नॉलेज है ये भी दो टाइप का है, एक जो रिलेटिवली इमीडिएट है ना, और ये कि ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट एक तरह से हम कह सकते हैं, या एब्सोल्यूट भी वर्ड हम रहने दें क्योंकि कहीं उतना मिलता नहीं देखने में, बट ये रिलेटिवली इमीडिएट है एंड दिस इज इमीडिएट, है ना। आई होप हम ये एब्सोल्यूट वर्ड यहाँ से हटा दें, जो वर्ड्स हमें बुक्स में मिलते हैं जिस तरह से मिलते हैं बेहतर है हम उन्हें ही यूज़ करें, है ना। तो एक जो रिलेटिवली इमीडिएट है ये है एक तरह से ऑर्डिनरी नॉलेज, है ना। है ना, इसमें आ जाते हैं दो किस्म के नॉलेज, एक आ जाएगा मति और एक आ जाएगा श्रुति, है ना। जो मति का नॉलेज है और जो श्रुति के नॉलेज है ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ऑर्डिनरी नॉलेज है तो ये हमें मिल रहे हैं परसेप्शन से या प्रत्यक्ष प्रमाण से, है ना। ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण या फिर परसेप्शन से, ठीक है। किस चीज़ का परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, मतलब किसके थ्रू परसेप्शन जो हम लेते हैं वो है सेंस ऑर्गन्स और मन। तो मति में आ जाएगा एक तरह से मन और सेंस ऑर्गन्स मिला के होता है। श्रुति जैसे हम सुन के, जैसे वर्ड्स हैं किसी ने हमें बताया, है ना, गुरुओं ने, मुनियों ने, ऋषियों ने, उनके जो वर्ड्स हैं या किसी के सुन के हमें जो नॉलेज मिल रहा है वो श्रुति कहलाता है ना। तो ये सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम मान सकते हैं, है ना। तो मन और सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो हमें नॉलेज मिल रहा है दैट इज मति एंड श्रुति। ये जो है ये रिलेटिवली इमीडिएट है क्योंकि मिल तो परसेप्शन से रहा है ना, ऐसा नहीं कि इन्फरेंस से मिल रहा है, बट ये ऑर्डिनरी नॉलेज है, इट कुड बी फॉल्स, है ना। ये फ्री नहीं है एरर से, है ना, इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एरर। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इट इज ऑर्डिनरी नॉलेज, है ना, इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट फ्री फ्रॉम एरर, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, है ना, एंड इट कुड बी फॉल्स, है ना। ये हो गए हमारा ऑर्डिनरी नॉलेज, कौन से, मति एंड श्रुति। ये कहाँ में आएंगे, इमीडिएट में आएंगे, विच इज़ रिलेटिवली इमीडिएट, है ना। और जो परोक्ष है, जो मीडिएट है, उसमें हम इन्फरेंस देख ही चुके हैं। अब भाई ये जो इमीडिएट नॉलेज है ना, जो हमें सीधे सीधे मिल रहा है, ये तीन तरह के हो जाएंगे, ठीक है। ये है अवध ज्ञान, जब मैं शुरुआत में फ़िलोसफी पढ़ती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ ये लगती थी कि ज्ञान जो है वो ऐसे लिखा जाता है, तो मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता था। क्या मुझे एक सेकंड श्योर करके देखना है कि आपको नीचे का दिख रहा है या नहीं, नहीं दिख रहा है ना अवध ज्ञान वगैरह। चलो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना।
परोक्ष वाले में सिर्फ इन्फरेंस है तो मैं उसको उस तरफ लिख देती हूँ, है ना। मैं इसको पूरी तरह रब नहीं कर रही हूँ, आप अभी देख सकते हैं इसको, है ना। परोक्ष जो है ये मीडिएट है और ये कहाँ से मिल रहा है हमें, इन्फरेंस के थ्रू, है ना। ये यहाँ लिख दिया परोक्ष का, है ना। और जो इमीडिएट है ये अब 3 तरह के हैं, है ना। एक है अवध ज्ञान, एक है मनः पर्याय, और एक है कैवल्य ज्ञान। ये जो है ये लोएस्ट है ना, अवध ज्ञान, जिसको हमने सबसे पहले मेंशन किया है। इट इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम एरर, है ना, नॉट फ्री फ्रॉम एरर, है ना। ये जो है ये सेकेंड लेवल है एक तरह से, है ना। ये फाइनल है, दिस इज एब्सोल्यूट नॉलेज, है ना। जो कैवल्य ज्ञान है, जिसको ये मिल गया है, कैवल्य ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया है, वो क्या कहलाएगा, केवली, है ना। वो केवली कहलाएगा, है ना, कि भाई इन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया इसलिए केवली हो गए, है ना। और ये कौन होते हैं, ये होते हैं जिनेंद्र भगवान, जैनिज्म के जो तीर्थंकर हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, है ना। तो वो केवली हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उसके बाद उन्हें मोक्ष मिल गया, है ना। अभी हम जब बॉन्डेज लिबरेशन पे आएंगे तो हम थोड़ा इसे और डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो कैवल्य ज्ञान है ये है एब्सोल्यूट नॉलेज, दिस इज राइट नॉलेज, है ना। और जो मनः पर्याय है, इसका मतलब क्या होता है, यूजीसी नेट में कई बार आ जाता है कि वो कौन सा नॉलेज है या किसके अकॉर्डिंग है, तो उसमें आंसर है किसके अकॉर्डिंग है। अगर मनः पर्याय है तो वो जैनिज्म के अकॉर्डिंग है ना, स्टेजेस ऑफ नॉलेज। या फिर मनः पर्याय की डेफिनेशन आ जाती है कि वो कौन सा नॉलेज है जिससे हम किसी और के मन की बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है मनः पर्याय से, कि हम यहाँ बैठे हैं और आप मेरे सामने बैठे हैं, बट मैं आपके मन की बात समझ पा रही हूँ बिना आपके बोले, है ना। तो ये हो गया कि किसी के मन की बात समझ लेना, है ना। आई थिंक वो हो जाएगा, क्या लिखूँ मैं उसमें, है ना। तो मनः पर्याय जब आप किसी के मन की बात समझ जाते हैं। अवध ज्ञान कि भाई आप ऐसे चिंतन मन करके आप याद कर, ध्यान कर लेते कि अच्छा ये चीज़ ऐसी हुई थी, ये चीज़ वैसी हुई थी, है ना। किसी पास्ट लाइफ के बारे में, है ना, किसी के फ्यूचर के बारे में, है ना, जो ऋषि मुनि या साधु वगैरह जो करते हैं कि हाँ ऐसे ध्यान लगाते हैं, तो वो अवध ज्ञान है। इट कुड बी एररस, है ना, ये फ्री नहीं है एरर से। बट मनः पर्याय जो है और जो कैवल्य ज्ञान है ये दोनों फ्री हैं एरर से, है ना। जो इमीडिएट नॉलेज है, जैसा हमने डिस्कस किया, जो रिलेटिवली इमीडिएट थे हमारे, वो कैसे थे, ऑर्डिनरी नॉलेज थे। तो ऑब्वियस है कि जो इमीडिएट नॉलेज है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा सेंसररी है, क्योंकि ये सेंसेस के बियॉन्ड काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ये सेंसेस के बियॉन्ड काम कर रहे हैं, है ना। ये ऑर्डिनरी नॉलेज के बियॉन्ड काम कर रहे हैं, उससे बाहर जाके बता रहे हैं ना, आपको नॉलेज दे रहे हैं। तो अवध ज्ञान, मनः पर्याय और कैवल्य ज्ञान, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, है ना। कहीं थोड़ा सा आपको, आप इसे और ठीक से जमा के अपने नोट्स में लिखिए। मैंने थोड़ा सा इसको फैला कर लिखा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इस मति के भी हालांकि वो होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। ये यूजीसी नेट में काफ़ी आता है, तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे आपको बता देती हूँ कि मति के जो 4 होते हैं वो कौन से होते हैं। बेसिकली वो होते हैं अवग्रह, यह, अव्यय और धारण। अवग्रह, ये, अव्यय और धारण, है ना। इस पे दिख रहा है अवग्रह। मति जो है, मति की बात कर रहे हैं। मति जो किसके अंदर है, ऑर्डिनरी नॉलेज के अंदर है ना। ऑर्डिनरी नॉलेज के अंदर जो मति है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो 4 स्टेजेस होती हैं, एक तरह से 4 स्टेजेस होती हैं, है ना। पहली है अवग्रह। अवग्रह क्या होता है कि आप श्योर नहीं वो चीज़ क्या है ना, आपको बस दिख रहा है दूर से। जब आप वेस्टर्न फिलोसफी में लोग को पढ़ेंगे तो वो भी ऐसे ही कह रहा है कि आई नो इट इज़ बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़, है ना। मुझे समझ में आ रहा है दूर से देख के कि कुछ है। जिनको ग्लासेस लगे हैं वो शायद ये बात समझ पाए मेरे जैसे, कि आपको दूर से कहीं एक इमेज दिख रही है कि हाँ भाई कुछ तो है, लाल लाल सा ऐसा, आपकी उसको कुछ बेसिक क्वालिटीज़ दिख रही हैं, है ना। जब आपने उसको ठीक से पास से देखा तो आपको धीरे धीरे आपने उसको सारी क्वालिटीज़ को एक साथ ला के समझा कि अरे ये तो एप्पल रखा है ना। तो अवग्रह वो स्टेज है जब आपने उस चीज़ को समझा नहीं कि वो क्या, बट आपको ये लग रहा है कि वहाँ पे कुछ
है ना, एक बिल्कुल प्राइमरी स्टेज जो है ना, जहाँ पे आपको पता नहीं कि वो क्या है, बट ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है कॉन्शियसनेस की, है ना, ऑफ कॉन्शियसनेस। एक तरह से बेयर क्या कहेंगे उसे, हाँ बेयर कॉन्शियसनेस उस चीज़ की, है ना, कि कुछ है बट वो कुछ क्या है ये अभी नहीं पता। फिर सेकंड स्टेज क्या हो जाती है, यह में हमें ना थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, हम उसकी क्वालिटीज़ को थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं कि ये क्या है ना, तो अब हम उस पर सोच रहे हैं कि ये क्या है। यह का बेसिक होता है कि आपके मन में सवाल आ रहा है ना, हमें कोई चीज़ परसीव हुई, फिर यह में क्या होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो क्या है ना, हमें कुछ चीज़ दिखी ऐसी धुंधली धुंधली सी, हम पूछ रहे हैं कि वो क्या है, तो यह में क्या होता है, क्वेरी अराइज होती है ना, कि ये जो चीज़ है ये क्या है। फिर जो थर्ड है अव्यय, इसमें क्या होता है, आपकी जो क्वेरी है वो एक तरह से रिजॉल्व हो जाती है और आप सर्टेन हो जाते हैं कि ये जो चीज़ है वो ये है ना, आप सर्टेन हो जाते हो उस नॉलेज के बारे में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में। ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, आई होप आपको, है ना। फिर मैं यहाँ का थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको मैं फोर्थ और स्टेज बता पाऊँ मति की या ऑर्डिनरी नॉलेज की। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, अव्यय, यह, अवग्रह, ये अव्यय, और फोर्थ होता है धारण। धारण में क्या होता है, धारण मतलब कि आपने पहले देखा कि हाँ भाई कुछ कुछ तो है, फिर आप पूछ रहे हैं कि भाई वो कुछ क्या है, फिर आपको अपने मन से आंसर मिल जा रहा है, अरे ये तो ये चीज़ है ना, तो आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व होकर आप सर्टेन हो गए कि ये चीज़ ये है ना। अब धारण में आपने जो नॉलेज लिया है, जो सर्टेन नॉलेज लिया है, सर्टेनिटी जो हो गई है आपको, आप उसे आप दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में क्या करेंगे, रिटेन कर लेंगे, है ना, धारण कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, है ना, धारण कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे, है ना, धारण कर लेंगे, तो धारण हो गया, आपको याद रखने में आसानी होगी, है ना। अवग्रह, ये, अव्यय और धारण, इनके कई बार यूजीसी नेट में सीक्वेंस भी आ जाता है ना कि सीक्वेंस बताइए क्या है, तो अवग्रह, ये, अव्यय, धारण, है ना, कौन सी चीज़ क्या है ये भी पूछ लेते हैं। खैर यूपीएससी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, आपको अपने नीड्स के हिसाब से जो जो चीज़ सही लगती जाए, इम्पोर्टेंट लगती जाए, आप वो लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब एक ही टॉपिक पे दो वीडियोस अलग अलग सेपरेट एग्ज़ाम्स के लिए बनाना उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता ना, बस हो सकता है आपको कोई एक न्यू नॉलेज मिले, है ना। चलिए, आई थिंक आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। द्रव्य जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ हम फिर बॉन्डेज और लिबरेशन, क्योंकि वो सब्सटेंस से ही है ना, क्योंकि उसके अंदर हम जीव अजीव पढ़ेंगे, तो उसी के साथ फिर हम बॉन्डेज और लिबरेशन जो है, जैनिज्म का एथिक्स है, वो हम डिस्कस कर लेंगे, है ना। होप कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँ।